बिल्कुल का आप कंटिन्यू रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रीनल फिजियोलॉजी एंड स्कोरिंग सिस्टम फॉर रीनल डिजीजेस। सबसे पहले रीनल फंक्शंस थोड़े से देख लेते हैं। रीनल फंक्शंस इम्पोर्टेंट जो रीनल फंक्शंस हैं उनमें फिल्ट्रेशन है एंड एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, होमियोस्टेसिस, control of acid-base status, and production of erythropoietin for stimulation of red blood cell synthesis, carboxylation of calcifidiol to calcitriol for calcium homeostasis, blood pressure maintenance, and control of sodium and water uh, retention or elimination through renin-angiotensin aldosterone system. Renal anatomy की बात करें तो each kidney is 10 to 12 centimeter long and weight around 150 grams. They are located retroperitoneally along the spinal column. Right kidney is slightly lower due to liver. Blood supply comes from descending aorta as renal arteries. Renal arteries arise below superior mesenteric artery at the level of L1 and L2. Functional unit is nephron. Each kidney contains around 8 to 10 lakh nephrons. And renal veins drain into inferior vena cava. Total 20 to 25% of cardiac output is received by kidneys. Kidneys are covered with fibrous capsule and fat, and suprarenal glands lie at upper pole of both kidneys. Next one. Here is cortex. Outer part is cortex and inner part of kidney is medulla. This is functional unit, also called nephron. Nephron. Renal artery gives an afferent arteriole, gives us a smaller branch that's called afferent arterioles that enter into Bowman's capsule and form a tuft of arteriole which is called glomerulus. And the portion of arteriole leaving glomerulus is called efferent arteriole. That further forms a network of capillaries. So we will discuss in detail. Functions of nephrons, physiology of nephrons. Nephron basically is responsible for glomerular filtration at the level of glomerulus, which is due to hydrostatic pressure. जब हमने बात की आफ्रेंट आर्टियोल की, ब्लड एंटर होता है ग्लोमेरुलस में आफ्रेंट आर्टियोल से और आगे जाके वो बनाता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये कैपिलरीज लाइंड होती हैं एपिथेलियल सेल्स से। एपिथेलियल सेल्स आर फेनेस्ट्रेटेड, छोटे छोटे उनमें पोर्स होते हैं, 50 to 100 माइक्रोन नैनोमीटर के पोर्स होते हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की, जैसे मैंने कहा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू within the glomerular capillary, which is maintained by
tonic differential vasoconstriction of afferent and efferent arterioles. ये जो afferent और efferent arterioles की बात मैंने की, ये ऑपरेंट आर्टियोल है जो एंटर हो रहा है और इफरेंट एग्जिट हो रहा है, ई फॉर एग्जिट। इसमें इनके दरमियान जो टोनिक डिफरेंशियल वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, तो उससे क्या होगी, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगी। यहाँ पे तकरीबन स्मॉल प्रोटीन और वाटर और सॉल्यूट सारे फिल्टर हो जाए, फिल्ट्रेशन हो जाए। दूसरा जो बैरियर आता है फिल्ट्रेशन का वो है ग्लोमेरुलस की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वहाँ पे आता है। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के लेवल पे एक और बैरियर आता है जो फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी होती है टाइप 4 कोलेजन से। एक तीसरा बैरियर भी आता है फिल्ट्रेशन के लेवल पे, वो है स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स जिन्हें कहते हैं पोडोसाइट्स। वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। अब जो फ्लूइड यहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है, जिसकी फिल्ट्रेशन होती है, उसमें वही कंपोजिशन होती है जो तकरीबन प्लाज्मा की कंपोजिशन होती है। डिफरेंस ये होता है कि इसमें प्रोटीन्स नहीं, मेजॉरिटी ऑफ जो डिजॉल्व प्रोटीन्स है वो नहीं। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो है 100 टू 120 125 मिलीलीटर पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया, which is around 180 liter per day प्रोडक्शन ऑफ यूरिन पर डे। अच्छा, अब इतना ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको वाटर को कंजर्व कैसे करना है, उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म है। उसके लिए रीअब्जॉर्प्शन होती है, मल्टीपल साइट पर रीअब्जॉर्प्शन होगी। जो तकरीबन 99.5% जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, वो रीअब्जॉर्ब होगा, जिसका बल्क रीअब्जॉर्प्शन का बल्क प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में होता है। किडनीज की जो ब्लड सप्लाई है वो ऑटो रेगुलेटेड है। इसके ऑटो रेगुलेशन के दो तरीके, एक ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक जो रेडियोप्लेटर के थ्रू होता है, और एक मायोजेनिक मैकेनिज्म। इस ग्राफ में दिखाया गया कि इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर्स और ये सिस्टेमिक प्रेशर्स। किडनी की जो है 80 टू ऑलमोस्ट 180, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 60 टू 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से जो सिस्टमिक प्रेशर्स होते हैं उनके किडनी का ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेटर। अगर ये ऑटो रेगुलेशन इम्पेयर होगी तो क्या होगा, अगर 80 से कम प्रेशर होंगे या 160 से ज़्यादा प्रेशर होंगे तो जो इंट्रा ग्लोमेरुलर प्रेशर्स हैं वो इम्पेयर हो जाएंगे, तो फिल्ट्रेशन हमारी इम्पेयर होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं ये ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म के तो जो किडनीज हैं वो ब्लड फ्लो को ऑटो रेगुलेट करते हैं और फिल्ट्रेशन प्रेशर्स को मेंटेन करते हैं, ऑप्टिमल जो जीएफआर हो उसको मेंटेन करने के लिए। इसमें एक चीज़ है मैकुलर डेंसा और ग्रैनुलर सेल, वो जो जेडी ऑपरेटर्स के होते हैं वो की कंपोनेंट है। आगे मैं जेडी ऑपरेटर्स दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना। ये जेडी ऑपरेटर, ये अफरेंट आर्टियोल है और ये इफरेंट आर्टियोल है। ये जो सेल्स हैं इलोंगेटेड सेल्स, ये है मैकुलर डेंसा। तो ये डिस्टेंट ट्यूबुलर ह्यूमन। अच्छा, यहाँ पे होता है अपना जो ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म है, वो यहाँ पे होता है एक मैकुलर डेंसा और एक ग्रैनुलर सेल्स के दरमियान। और दूसरा मैकेनिज्म है मायोजेनिक मैकेनिज्म।
मायोजेनिक मैकेनिज्म क्या होता है? मायोजेनिक मैकेनिज्म स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात। परफियन प्रेशर किडनी के जैसे इंक्रीज होंगे, आप ऑफ एंड आर्टियोल डिटेक्ट करेंगे। जो प्रेशर इंक्रीज हो रहे हैं उनको ऑफ एंड आर्टियोल सेंस करेंगे, उनके ऊपर ऑफ एंड आर्टियोल के ऊपर लगे होते हैं स्पेसिफिक फैक्टर, वो सेंस करेंगे। वो जब सेंस करेंगे तो स्मूथ मसल हैं अपने आर्टियोल के, वो कंट्रैक्ट करेंगे। वो कंट्रैक्ट करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है फ्लो की वो बढ़ जाएगी ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में फ्लो जाएगा जाएगा ही कौन, ये जैसे प्रेशर बढ़ेंगे यहाँ पे ये सेंस कर लेंगे, अप एंड आर्टियोल पे स्टैटिक फैक्टर्स होते हैं, वो सेंस करेंगे तो ये कंस्ट्रक्ट करेगा तो ब्लड फ्लो इसमें से कम होगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो आगे जीएफआर अल्टीमेटली कम होगा। ये था मायोजेनिक मैकेनिज्म। और जो ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म पहले बता चुका हूँ कि वो है ब्लड फ्लो को ऑटो रेगुलेट करता है और फिल्ट्रेशन प्रेशर्स को ऑटो रेगुलेट करता है जीएफआर मेंटेन करने में। वो कैसे होता है? जो मैकुलर डेंसा सेल्स हैं, ये हमारे सेल्स पड़े हैं ग्लोमेरुलस के करीब, इलोंगेटेड सेल्स मैकुलर डेंसा। आफ्रेंट और ईथरेंट आर्टियोल के दरमियान जो सेल्स हैं उनको मैकुलर डेंसा सेल्स। अब मैकुलर डेंसा सेल्स इस ट्यूब्यूल में अगर सोडियम कंसंट्रेशन और क्लोराइड कंसंट्रेशन को ये मैकुलर डेंसा सेल्स सेंस करते हैं। जैसे सोडियम कंसंट्रेशन या क्लोराइड कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, हाई होगी, तो जीएफआर भी आता है। जीएफआर ज़्यादा होगा तो सोडियम पोटाशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो इंट्रासेलुलर सोडियम और इंट्रासेलुलर सोडियम ज़्यादा होगा तो सेल सर्वेलेंस होगी, तो क्या होगा अल्टीमेटली एटीपी रिलीज होगा। अल्टीमेटली एटीपी रिलीज होगा तो जो हमारा अपना आर्टियोल है, ये वाला आर्टियोल, तो यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये था ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। यहाँ पे रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसके थ्रू ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसे होगा, ब्लड प्रेशर का भी और सोडियम और वाटर का भी, सोडियम वाटर रिटेंशन करनी है या एलिमिनेट करना है, और ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। हम यहाँ से शुरू होते हैं किडनी से। किडनी से क्या सिक्रीट करते हैं? रीनल। लीवर से आता है एंजियोटेंसिन, रीनल एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करते हैं। और एक एंजाइम हम पढ़ते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ से आता है? लंग से भी आता है और रीनल एंडोथेलियम से भी आता है। ये एंजियोटेंसिन को 1 को 2 में कन्वर्ट करता है। जो एंजियोटेंसिन 1 है 2 है, ये क्या करेगा? ये इसकी सिंथेटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा, बढ़ाएगा। सेकेंडली क्या करेगा? ट्यूबुलर सोडियम जो क्लोराइड रीअब्सॉर्प्शन है, जो मैं अभी बात करके आया हूँ, ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। तो उससे क्या होगा? ये सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाएगा। यहाँ पे कॉर्टेक्स से क्या एल्डोस्टेरोन रिलीज कराएगा? एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन सेक्रेट कराएगा। एल्डोस्टेरोन की सेक्रेशन अल्टीमेटली क्या करेगी? सोडियम वाटर की रिटेंशन करेगा। एक और मैकेनिज्म है कि एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा यहाँ पे। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और एंजियोटेंसिनोजन 2 आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में कि एंजियोटेंसिनोजन 2 और क्या करता है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच की सिक्रीशन करवाता है। एडीएच की सिक्रीशन से
कलेक्टिंग डक्ट्स में सोडियम अब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी, सोडियम अब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी तो सोडियम वाटर अब्जॉर्प्शन, सॉरी, वाटर अब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी तो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कंजर्व होगा, वाटर लॉसेस कम होंगे, तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन से क्या होगा, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इंक्रीज होगा, परफियन ऑफ जेजी अपरेटस इंक्रीज होगी। जैसे ही परफियन ऑफ जेजी अपरेटस इंक्रीज होगी तो एक नेगेटिव फीडबैक जाके रीनिन की प्रोडक्शन को कम करेगा, रीनिन की प्रोडक्शन कम होगी तो ये सारा जो कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 2 की 1 में वो चलते हैं। वेगोप्रेसिन, वेगोप्रेसिन एक इंजाइम है जो एडीएच के नाम से, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या आर्जिनिन वेगोप्रेसिन एवीपी के नाम से, इसकी प्रोडक्शन होती है हाइपोथैलेमस से और स्टोरेज होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये एडीएच यहाँ पे। अच्छा, इसकी सिक्रेशन होगी एंजियोटेंसिनोजन 2 की स्टिमुलेशन से हाइपोथैलेमस में प्रोडक्शन होगी और पिट्यूटरी में स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जैसे एंजियोटेंसिनोजन 2 जाएगा तो एडीएच की सिक्रेशन होगी, एडीएच की सिक्रेशन होगी तो वाटर अब्जॉर्प्शन होगी, वाटर अब्जॉर्प्शन होगी तो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होगा, तो इसका ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा। अच्छा, जो हमारा वेसोप्रेसिन है, वेसोप्रेसिन दो जगहों पे जाके एक्ट करता है। एक V1 रिसेप्टर जो कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ किडनी पे होते हैं, उससे ये वाटर रिटेन करना यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट, और दूसरा ये स्मूथ वेस्कुलर स्मूथ मसल पे, वहाँ पे जाके उनकी वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर होमोस्टैसिस एंड ब्लड प्रेशर। अब आते हैं किडनी के फंक्शंस पे। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के पास मैं बताना भूल हूँ, एक प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ये वाला एरिया पीसीटी, और एक लूप ऑफ हैंडले है, लूप ऑफ हैंडले है, इसका डिसेंडिंग लिम्ब है, फिर ये असेंडिंग लिम्ब है, फिर ये थिक लिम्ब है, थिक असेंडिंग है, थिन असेंडिंग है, फिर ये हमारा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, कन्वोलेटेड ये थोड़ा सा सर्कुलेटेड। आगे ये कलेक्टिंग प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के लेवल पे क्या होगा। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल शुरू की स्लाइड में मैं बता के आया था कि ये सॉल्यूट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन मेनली यहाँ पे होती है। यहाँ पर हम इस स्लाइड पे देखते हैं, यहाँ जो ग्लोमेरुलस फिल्टर कहता है उसका तकरीबन 99.5% रीअब्जॉर्ब होता है, उसका बल्क कहाँ पे होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे। उसमें से जो अर्ली फिल्ट्रेट है, अर्ली फिल्ट्रेट में 2/3 ऑफ सोडियम एंड वाटर रीअब्सॉर्ब होती है, और रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फॉस्फेट्स टेक प्लेस इन पीसी। 65% of filtered potassium is also reabsorbed. Bicarbonate reabsorption is, and sodium potassium adenosine triphosphate, sodium potassium ATPase सिस्टम, ये रिस्पॉन्सिबल होता है तमाम तर एक्टिविटी का। तो यहाँ पे होता है अगर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस काम ना करे तो इससे होगी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की फूड प्रॉक्सिमल एसिडोसिस। ये प्रॉक्सिमल है वो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल तो होगी, इसे टाइप 2 है। अच्छा, ये अगली स्लाइड में यहाँ पे होगा, ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, इसके दो पोर्शन, अर्ली है और लेट। अर्ली में क्या होगा, अर्ली में ये है अर्ली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का सेट। यहाँ पे क्या होता है, कौन कौन सी चीजें रिअब्जॉर्ब होती हैं, यहाँ पे होती हैं ग्लूकोज है, सोडियम, अमीनो एसिड है, फॉस्फेट है, और हमारा पोटाशियम है, सोडियम है, वाटर है, ये सारी चीजें रिअब्जॉर्ब।
जो अमीनो एसिड्स और फॉस्फेट और ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन है वो होती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेल मेम्ब्रेन में को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वहाँ उनके थ्रू। ये को ट्रांसपोर्टर है यहाँ पे। ये दो तीन सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फॉस्फेट्स, लैक्टेट और सिट्रेट, इनकी होती है रीअब्जॉर्प्शन को ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू। और सोडियम और पोटाशियम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, सोडियम और पोटाशियम एटीपीएस में हमारा है। अच्छा, ग्लूकोज की क्या होता है, ग्लूकोज की एक कंसंट्रेशन है जिसको ये रीअब्जॉर्ब करता है। अगर उस कंसंट्रेशन से ग्लूकोज बढ़ जाए तो फिर क्या होगा, यूरिन में एक्सक्रीशन शुरू होगी, यूरिन में अपीयर होना शुरू होगी। नॉर्मल जो ग्लूकोज की प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के थ्रेश होल्ड है ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन का, वो है 9 to 10 मिलीमोल, तकरीबन पर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। तो प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ये थ्रेश होल्ड कम हो जाता है, ये होता है 120-125। हाँ, इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके यूरिन में इसकी एक्सक्रीशन शुरू हो जाती है। तो जो पोटाशियम है हमारा, पोटाशियम ये होता है 65% पोटाशियम यहाँ पे रीअब्जॉर्ब। अच्छा, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के लेवल पे होगी सारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी। फैसिलिटेटेड नहीं, इसको कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन होगी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के लेवल पे। अच्छा, बाइकार्ब जो हमारा रीअब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे बाइकार्ब, ये बाइकार्ब रीअब्जॉर्ब होता है तो पोटाशियम हमारा बाहर जाता है, हाइड्रोजन हमारा बाहर जाता है। बाइकार्ब रीअब्जॉर्प्शन इज occurs as a result of hydrogen exchange, hydrogen and oxygen। इस लेवल पे अगर बाइकार्ब की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती तो बाइकार्ब की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो। क्योंकि बाइकार्ब अगर हमारा रीअब्जॉर्ब होगा तो हमारा पोटेशियम बाहर जाएगा। अगर यहाँ पे बाइकार्ब रीअब्जॉर्ब नहीं होता, जो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है, जब ये काम नहीं कर रहा तो फिर हमारी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगी, जिसे प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस या टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। तो जो हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर सी ए, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर सी आई, और वो भी यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेबुलर के लेवल, तो वो आगे एक स्लाइड है उसमें मैं बता दूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रुप ऑफ एनले के तरफ। यहाँ पे लूप ऑफ एनले के 3 सेक्शन है। ये लूप ऑफ एनले, इसका डिसेंडिंग लेंथ है, असेंडिंग लेंथ है। अच्छा, थिन है और थिक। तो जो डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग ये थिन है, असेंडिंग थिन और ये थिक। ये लूप ऑफ एनले। लूप ऑफ एनले पे क्या होगा, लूप ऑफ एनले पे तकरीबन हमारे कंसंट्रेशन, यूरिन की कंसंट्रेशन यहीं पे होती है और रीअब्जॉर्प्शन होती है सोल्यूट्स की और वाटर की। सोल्यूट्स की रीअब्जॉर्प्शन तकरीबन 25% सोल्यूट्स की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है लूप ऑफ एनले के लेवल पर, और 20% जो फिल्टर्ड वाटर उसकी रीअब्जॉर्प्शन भी यहीं पे होगी काउंटर करंट एम्पलीफायर मैकेनिज्म के थ्रू। अच्छा, इसके पहले सेक्शन की तरफ जाते हैं। लूप ऑफ एनले का पहला सेक्शन, थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले। यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन हो, लूप ऑफ एनले के तीनों उस पे पोर्शन पे पैसिव डिफ्यूजन। अच्छा, जो थिन लूप ऑफ हैंड थिन लेंथ है, यहाँ परमिएबिलिटी इसकी लो, लो परमिएबिलिटी होती है, लेकिन ये परमिएबल टू वाटर होता है। वाटर की परमिएबिलिटी यहाँ पर होती है, सॉल्यूट्स की परमिएबिलिटी लो। तो वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब होगा एक्वापोरिन 1 चैनल के थ्रू। यहाँ पे जैसे ये
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रिसीव करता है तो उस वक्त ऑस्मोलैरिटी होती है 300 अप्रोक्सीमेटली 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो आउटर मेडुला के लेवल पे जाके ये 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। और जब ये डीप जाता है मतलब टिप ऑफ लूप ऑफ हैंडले, वहाँ पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है, वहाँ पे तकरीबन 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर ये स्लाइड में यहाँ पे तकरीबन हमारे ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के लेवल पे है 290। ये कॉर्टेक्स है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, ये मेडुला, ये आउटर पार्ट, ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये तकरीबन कॉर्टेक्स में। और आउटर जो मेडुला है जिसमें पिछली स्लाइड में बताते हैं, जैसे ये पीसीटी से रिसीव करे ये अप्रोक्सीमेटली 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होगी और आउटर मेडुला में ये 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक जाती है और इनर मेडुला तक यहाँ तक आते आते ये 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होगा। अब जो असेंडिंग वो है लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब यहाँ पर परमेबिलिटी शुरू हो जाती है तो ऑस्मोलैरिटी कम होना शुरू हो जाती है और यहाँ पॉइंट से ऊपर ये 100 to 150 तक। यहाँ थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लोब ऑफ हैंड, यहाँ पे भी पैसिव डिफिजन होती है। थिन असेंडिंग यहाँ पर ये इनर मेडुला में पड़ा, यहाँ पे पैसिव डिफिजन होगी, पैसिव डिफिजन होगी यहाँ पे तकरीबन रिलेटिवली इम्परमिएबल टू वाटर होगा, सॉल्यूट की अब्जॉर्प्शन यहाँ से शुरू हो जाती है और वो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड थिन ट्रांसपोर्टर सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर के थ्रू को समझना पड़ेगा। स्लाइड osmolality of tubular fluid falls from 1200 milliosmol to 100 to 150 milliosmol। जब भी यहाँ पे जाता है यहाँ पे इसकी osmolality 1200 से 100 to 150। नेक्स्ट है हमारा थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले। ये पिछले जो हमारा था थिन असेंडिंग था वो था पैसिव डिफिजन, सिंपल डिफिजन थी। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, एक्टिव डिफिजन एटीपी डिपेंडेंट होगी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को ट्रांसपोर्टर जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में होता है। यहाँ सोडियम की पोटेशियम की और क्लोराइड की रिएब्जॉर्प्शन होती है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है बाय सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल। इन ट्रांसपोर्टर में सोडियम रिएब्जॉर्प्शन होती है ल्यूमिनल सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर के थ्रू। ये पोर्शन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी की। मैग्नीशियम और जो हमारा कैल्शियम है उसकी रिएब्जॉर्प्शन भी इसी एरिया में होती है। लेकिन मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है उसकी ये स्पेशल मैकेनिज्म स्पेसिफिक उसके मेम्ब्रेन बाउंड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनके थ्रू। जो हमारे लूप डायूरेटिक्स सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जो को ट्रांसपोर्टर है उसको जाके इनहिबिट करते हैं। और फिर क्या होगा, जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड की चैनल की इनिबिशन होगी तो यहाँ से सोडियम जाएगा, पोटेशियम जाएगा और वाटर जाएगा। नेक्स्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तकरीबन इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। यहाँ पे सोडियम पोटाशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम की एक्सक्रीशन होती है।
ट्यूबुलोग्लोमेरुलर जो फीडबैक मैकेनिज्म जो मैं जेजी अपरेटस के लेवल में बता के आया हूँ वो यही पे। ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसका यहाँ पे अगर हम चले गए तो थोड़ा सा मैं ये हमारा डिस्टल ट्यूबुलर ल्यूमा है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ही है। ये यहाँ से गुजर रहा होता है ऑफरेंट और ईथनेट आर्ट्रियोल के लेवल। इसी के जो आर्ट्रियोल के करीब सेल पड़े होते हैं ये सेल होते हैं मैक्यूलर डेंसा, इसी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म यहीं पे होगा। सोडियम और पोटाशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम की एक्सक्रीशन भी किया जाता है। बाइकार्बोनेट की जो एक्सक्रीशन है रीअब्जॉर्प्शन है, और पोटाश हाइड्रोजन की जो एक्सक्रीशन है वो भी इसी लेवल पे होती है और ये पीएच डिपेंडेंट होती है। तो हम इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये डिस्क्रीट कन्वोल्यूटेड यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम, यहाँ पे जा सोडियम बाहर जा रहे हैं और पोटाशियम है कैल्शियम है डीसीपी के लेवल पे। डीसीपी के लेवल पे हमारी रेगुलेशन होती है सोडियम की, पोटाशियम की, बाइकार्बोनेट की, कैल्शियम की। तो हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हैं ये, इनके दो काम हैं। यहाँ पे होती है यूरिन की फाइनल कंसंट्रेशन और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन एडीएच जो हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन डिपेंडेंट होती है। और यहाँ पे दो तरह के सेल्स होते हैं, एक प्रिंसिपल सेल्स होते हैं और एक इंटरकैलिकेट सेल्स होते हैं। जो हमारे प्रिंसिपल सेल्स हैं वो बेसोलेटरल सोडियम पोटेशियम एटीपीएस होता है प्रिंसिपल सेल्स में, और बेसोलेटरल में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस होता है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस क्या करता है, इंट्रासेलुलर सोडियम कम होगा पोटेशियम ज़्यादा होगा, तो सोडियम बाहर जाएगा पोटेशियम अंदर आएगा। तो इससे क्या इससे होगा एक ल्यूमिनल ग्रेडियंट प्रोड्यूस, ल्यूमिनल ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा तो उससे हमारा जो सोडियम है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी, पोटेशियम की एक्सक्रीशन इंक्रीज होगी आयन चैनल के थ्रू। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं, हाँ ये प्रिंसिपल साइड है, ये ल्यूमिनल साइड है, ये इंटरस्टिशियल साइड। यहाँ पे सोडियम है, सोडियम अंदर जाएगा और पोटेशियम बाहर आएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा हमारा, यहाँ पे सोडियम हमारा सोडियम हमारा इनिशियली बाहर जाता है और पोटेशियम अंदर। तो उससे क्या होगा, अंदर एक ग्रेडियंट प्रोड्यूस है, ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा तो फिर हमारा सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा और पोटेशियम की एक्सक्रीशन होगी, पोटेशियम बाहर जाएगा। और दूसरे इंटरकलेटेड सेल, इंटरकलेटेड सेल ये होते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के लेवल पे। अच्छा, इंटरकैलेटेड सेल क्या करते हैं, इंटरकैलेटेड सेल एसिड बेस जो मैकेनिज्म है, एसिड बेस बैलेंस है वो यही इंटरकैलेटेड सेल्स के लेवल पे हो। हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन होगी, ये हाइड्रोजन एक्सक्रीट होगा वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यूजिंग ये वाली एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो रही है। हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहे हैं, पोटेशियम अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो ये एटीपी डिपेंडेंट होगा। एटीपी जो हमारा एटीपी डिपेंडेंट होगा बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे इन सेल्स इंटरकलेटेड सेल्स के लेवल पे अगर कोई डिफेक्ट होगा तो इससे होगी डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। और हमारी
इसे कहते हैं टाइप 1 ट्यूबुलर रीनल टू आरटीओ रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। वो होगी अगर हमारे इंटरकैलेटेड सेल के लेवल पे कोई डिफेक्ट होगा। अगर हमारे यहाँ पे टीसीपी के लेवल पे कोई डिफेक्ट होगा तो वो टाइप 2 आरटीओ होगी या प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है। अच्छा, जो हमारे थायराइड सेंसिटिव सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है वो भी यहाँ। एल्डोस्टेरोन का जो साइट ऑफ एक्शन है वो भी यही है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम रिएब्जॉर्प्शन करवाता है और वाटर रिटेंशन करवाता है। और जो हमारा कैल्शियम होम्योस्टेसिस है पैराथॉर्मोन या पैराथायराइड हार्मोन के थ्रू वो भी यहीं पे होता है। जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं हमारे, इनके इंटरकैलेटेड सेल मैं बता रहा हूँ कि एसिड बेस बैलेंस यहीं पे होगा हाइड्रोजन की सिक्रीशन से, और ये काम करेगा हमारा ल्यूमिनियम हाइड्रोजन एटीपीएच फॉर्म। टाइप 1 और डिस्टल रीनल ट्यूबुलर अगर इन इंटरकैलेटेड सेल में कोई डिफेक्ट होगा तो टाइप 1 आरटीओ होगी। ये हमारी स्लाइड है जो हमारे डायूरेटिक्स हैं। डायूरेटिक्स का साइट ऑफ एक्शन क्या है और उसको होगी कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर। सिक्स छह टाइप का हमारे डायूरेटिक्स, छह तरह से कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर्स हैं, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हैं, लूप डायूरेटिक्स हैं, थायराइड्स हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग और एल्डोस्टेरोन। जो हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेट हैं ये हमारा पीसीपी के लेवल पे, और ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स लार्जली ये हाइड्रोजन को वाटर को वो करते हैं एक्सक्रीट करते हैं। जो हमारे लूप डायूरेटिक्स हैं, लूप ये लूप पे मेनली इनकी जो साइट है वो असेंडिंग लूप है। जो थायराइड है, थायराइड हमारे यहाँ पे ये हमारे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के लेवल, और पोटेशियम स्पेयरिंग और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ये यहाँ पे हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इंडस्ट्रियल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। नेक्स्ट है रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन ये समरी है जो जो कुछ हमने थोड़ा सा डिस्कस करने की। रीनल कार्पस्कल है ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल, इसको रीनल कार्पस्कल कहते हैं। यहाँ पे क्या होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और तकरीबन यहाँ पे जैसे मैंने बताया था 180 लीटर पर डे यहाँ पे फिल्ट्रेशन रीनल कार्पस्कल के लेवल पे। और नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस पे इस लेवल पे मेनली रीअब्जॉर्प्शन होती है सोडियम की, वाटर की, बाइकार्ब की, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमाइनो एसिड की, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, फॉस्फेट, यूरिक। एक्सक्रीशन यहाँ पे होगी इनाइंस की और केटाइंस की, अमोनिया प्रोडक्शन होगी पीसीपी के लेवल पे। ग्रुप ऑफ एनले पे रीअब्जॉर्प्शन होगी मेनली सोडियम और वाटर। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम काउंटर मल्टीप्लायर भी यहाँ दो काम, दो परसेंट लगे रीअब्जॉर्प्शन होगी और काउंटर। बीसीपी के लेवल पे होगी हमारी रीअब्जॉर्प्शन सोडियम की, वाटर की, पोटेशियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की, और सिक्रीशन होगी हाइड्रोजन आयन की, पोटेशियम की और कैल्शियम की। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के लेवल पे हमारे रीअब्जॉर्प्शन होगी सोडियम की, वाटर की, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट की, और सिक्रीशन होगी हमारे पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन की और अमोनिया प्रोडक्शन होगी। जेजी ऑपरेटर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ रीनल। असेसमेंट कैसे करेंगे रीनल फंक्शन की? प्लाज्मा के थ्रू और यूरिन के थ्रू। जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा के हमें पहले नॉर्मल वैल्यूज, जो ऑस्मोलैरिटी है प्लाज्मा की वो 280 टू 300 मिली पर लीटर है, ये केजी है। क्रेटिनिन हमारी है 45 टू 120 माइक्रोमोल पर लीटर, या 0.45 से 1.2
मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल में तो 0.6 से 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और यूरिया हमारा ये तकरीबन 2.7 टू 7 मिलीमोल पर लीटर, या हमारा डिफरेंट लैब्स की डिफरेंट रेफरेंस रेंजेस होती हैं। तो हमारे यहाँ जो रेफरेंस रेंज है वो है 10 टू 40 या 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्लाज्मा वैल्यू। और यूरिन केमिस्ट्री की बात करें तो यूरिन की जो ऑस्मोलारिटी है वो 300 टू 1200 मिली ऑस्मोल पर परसेंट। पीएच है हमारी 4.5 से 8, और सोडियम एक्सक्रीशन डेली होती है यूरिन के थ्रू 40 टू 220 मिलीमोल पर डे, और पोटाशियम एक्सक्रीशन तकरीबन 50% कम होती है, 25 टू 120 मिलीमोल पर। रीनल फंक्शंस को असेस करने के लिए, मेजर करने के लिए तो या तो एंडोजीनस या एक्सोजीनस मार्कर। एंडोजीनस में हमारे पास सीरम क्रेटिनिन है। क्रेटिनिन का जो बेनिफिट ये है कि जो चीप है, इजी है और एंडोजीनस। और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ये है कि मसल मास पे ये अफेक्ट होती है। एथनिक ओरिजिन है तो उसमें की वेरिएशन होगी, और कुछ मेडिकेशन है उनसे भी वेरिएशन होगी। इनएकुरेट होती है, माइल्ड रीनल इम्पेयर। क्रेटिनिन क्लियरेंस है, ये भी एंडोजीनस है, लेकिन इसके लिए 24 और यूरिन कलेक्शन चाहिए। और जीएफआर को ये ओवर एस्टिमेट करती है। स्टैटिन सी है, ये एंडोजीनस है, ये एक्यूरेट है, जो हमारी सीरम क्रेटिनिन मगर उसकी एक्यूरेसी को वैलिडेट करती है। जो एक्सोजीनस मार्कर है, हमारा एक्सोजीनस मार्कर में इनोलिन है, इनोलिन हम यूज करते हैं। क्रेटिनिन ये हाईली एक्यूरेट। अच्छा, रिक्वायर्स आई, बट इनोलिन के लिए हमें आई एक्सेस चाहिए, यूरिन कलेक्शन चाहिए, और ये भी थोड़ा सा जीएफआर को ओवर एस्टिमेट। बाकी जो क्रोमियम ईडीटी है ये भी हाईली एक्यूरेट है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है। और इसके लिए भी आई एक्सेस चाहिए होती है, किसी को ब्लड सैंपलिंग चाहिए होती है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसके अपने जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं वो होंगे। आयोडाइड है, आयोथालामेट, ये भी हाईली एक्यूरेट है, लेकिन इसके लिए सेम चीज़ें रिक्वायर्ड, आई वी एक्सेस रिक्वायर्ड होगी, रिपीटेड सैम्पलिंग, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करें। बायोहेक्सोल है, ये भी हाईली एक्यूरेट है, लेकिन इसके लिए अगेन आई वी एक्सेस चाहिए और रिपीटेड सैम्पलिंग चाहिए। टेक्नीशियम 99 एम डी टी पी ए है, ये भी हाईली एक्यूरेट है, लेकिन ये एक रेडियो एक्टिव हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी लिमिटेशन है। ये मैंने मॉर्गन से ली है, बड़ी अच्छी स्लाइड है। इसमें अगेन कुछ टेस्ट हैं, जैसे फीना है, फीना का यूरिन माइक्रोस्कोप किया, रीनल हिस्टोलॉजी। अच्छा, जो सीरम क्रेटिनिन क्रेटिनिन की बात हम कर चुके हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इजीली अवेलेबल है, कॉस्ट इसकी कम है, लेकिन ये रीनल स्पेसिफिक है। फीना है फ्रैक्शन ऑफ सोडियम, हमारे एक्सक्रीटेड सोडियम इजीली अवेलेबल है, लो कॉस्ट है, लेकिन डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट है क्रोनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स में। अगर डायूरेटिक ट्रीटमेंट पे है तो उसमें भी इसकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं होगी। यूरिन माइक्रोस्कोपी है, नॉन इन्वेसिव है, लो कॉस्ट है, लेकिन ऑपरेटर डिपेंडेंट है। अगर ऑपरेटर ने सही माइक्रोस्कोपी नहीं की तो रिजल्ट हमारी ट्रीटमेंट को अफेक्ट करेंगे। रीनल हिस्टोलॉजी है, ये भी वैल्यूएबल है, लेकिन इन्वेसिव है, कॉम्पिटेंसी चाहिए,
और ब्लीडिंग और दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। कुछ नोवल एक्यूट किडनी इंजरी बायोमार्कर्स हैं, ये उनकी अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है और खास। नेक्स्ट है एकेआई। एक है एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी का जो इंसिडेंस है वो हमारी सर्जरी के बाद यूजुअली हमारे जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स होते हैं और सर्जिकल पॉपुलेशन है उनमें एकेआई बहुत कॉमन है। अप टू 30% जो पेशेंट्स हैं हमारे उनमें एकेआई होती है, जो मेजर सर्जरी है। और जो जैसे जनरल सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उनमें 1% तक एकेआई का इंसिडेंस है। एकेआई के लिए जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन हमें चाहिए होती हैं वो है फुल ब्लड काउंट विद डिफरेंशियल काउंट, यूरिन डिप्स्टिक, यूरिन माइक्रोस्कोपी, यूरिन सेडिमेंट, रेनल अल्ट्रासोनोग्राफी, सीरम कैल्शियम है। और ऑप्शनल में हम इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया, यूरिक एसिड, ऑस्मोलारिटी चेक करवा सकते हैं। अच्छा, एटियोलॉजी की बेसिस पे अगर हम इन्वेस्टिगेशन करवाएं तो वो डिफरेंट एटियोलॉजीज हैं और उनके लिए डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन हैं। इन्वेस्टिगेशन के पैरामीटर हैं। अगर तो है वो हमारे ऑटो इम्यून है तो ऑटो इम्यून के लिए एंटीबॉडीज हैं, डिफरेंट एंटीबॉडीज वो हम करवा सकते हैं, कम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन करवा सकते हैं, क्रायोग्लोबुलिन है। इसी तरह अगर वायरल इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए हेपेटाइटिस सेरोलॉजी करवाएंगे, एचआईवी, और अल्टीमेटली हमें रीनल बायोप्सी की तरफ जाना पड़ेगा अगर काज हमें इनसे जो लैब इन्वेस्टिगेशन है उससे हमें काज नहीं पता चलेगी। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है तो उसमें यूसिनोफिलिया होता है, इसलिए हम सीबीसी करवाते हैं। यूसिनोफिलिया होगा और रीनल बायोप्सी से भी हम इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस को कंफर्म कर सकते हैं। एसीएस अब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। इंट्रावेजिकुलर जो प्रेशर है वो हम देख लेंगे। टीटीपी या हेमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम है, उसमें फ्रेगमेंटोसाइट्स हमें मिल सकती हैं। एलडीएच और प्लेटलेट्स और रेटिकुलोसाइट काउंट, हेपेटोग्लोबुलिन और बिलिरुबिन चेक कर लेंगे। रेब्डोमायोलाइसिस में सीके हम क्रेटिनिन काइनेज चेक करवा लेंगे। ये मायोग्लोबिन मायोग्लोबिन यूरिया यूजली होता है। तो माइलोमा है, माइलोमा में सीरम टू यूरन हम तो प्रोटीन वो देखेंगे या इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा सकते हैं, प्लाज्मा इलेक्ट्रोफोरेसिस, और रीनल बायोप्सी भी करवा सकते हैं। इसी तरह सेप्सिस स्क्रीन है जिसमें ब्लड कल्चर है, यूरिन कल्चर है और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हम देखेंगे। कार्डियो रीनल सिंड्रोम है तो उसमें हम ट्रॉप और सीकेएमबी, प्रो बीएनपी है, कार्डियक इमेजिंग। अब आते हैं रीनल डिस्फंक्शन को चेक कैसे करेंगे, क्लासिफाई कैसे करेंगे। रीनल डिस्फंक्शन को क्लासिफिकेशन के दो इम्पोर्टेंट जो हमारे स्कोरिंग सिस्टम है वो है रैफल क्राइटेरिया, जिसे एक्यूट डायलिसिस क्वालिटी इनिशिएटिव भी कहते हैं, रैफल क्राइटेरिया। और एक है एक्यूट किडनी इंजरी नेटवर्क, एकन स्टेजिंग सिस्टम है। और जो एक और है वो क्लीगो है, वो इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया। क्लीगो किडनी डिजीज इंप्रूविंग ग्लोबल आउटकम। लेकिन उससे पहले हमें क्रेटिनिन क्लियरेंस और जो एक्सटेंट है, सवेरिटी है किडनी इंजरी का, उसका आइडिया होना चाहिए। नॉर्मल क्रेटिनिन क्लियरेंस होती वो है 100 टू 120 125, और फीमेल में 90 टू 100 है। अच्छा, डिक्रीज जो किडनी रिजर्व होंगे वो अगर हमारी 60 तक है तो हम कहेंगे डिक्रीज रिजर्व, 50 टू 100 के अराउंड है। माइल्ड किडनी इंपेयरमेंट होगी 40 टू 60, और मॉडरेट होगी 25 टू 40। किडनी फेलियर हम कहेंगे जब हमारा क्रेटिनिन क्लियरेंस लेस देन 25 ml पर मिनट होगा। और एंड स्टेज किडनी डिजीज हम कहेंगे जब हमारा लेस देन 10 क्रेटिनिन क्लियरेंस होगी। ये एक इंटरेस्टिंग स्लाइड थी जो क्रेटिनिन क्लियरेंस, सीरम क्रेटिनिन और जीएफआर को के रिलेशनशिप को शो करती है। हमारा नॉर्मल जीएफआर 120 है
और जैसे हमारी क्रेटिन 2 पे पहुंचे, ये 2 पे अगर हम इसको देखें तो ये तकरीबन हमारी 50% हमारा GFR कम हो जाता है, 120 से 60 पे टू से भी कर रहे हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.8 1.9 या 2 तक अगर हमारी क्रेटिन चली जाती है तो उससे हमारा GFR 50% रिड्यूस होगा। ये टेबल है जो तीनों को इंटीग्रेट करती है, रैफल, एचएन और फिलिगो को। रैफल क्राइटेरिया के RIFLE 5 लेटर्स हैं, स्टेज इसी का 5 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 है और R फॉर रिस्क, इसमें होगा रिस्क। रिस्क हम कब लेवल करेंगे, जब हमारा सीरम क्रेटिनिन हम 1.5 और मोर देन 1.5 टाइम्स बेस लाइन से इंक्रीज होगा, ये GFR हमारा 25% से ज्यादा डिक्रीज होगा, तो ये रिस्क पे होगा। स्टेज 2 क्या होगी, इंजरी, आई फॉर इंजरी। राइफल में R फॉर रिस्क, I फॉर इंजरी, F फॉर फेलियर है एंड L फॉर लॉस है और E फॉर एंड स्टेज। ये कब कहेंगे, ये कहेंगे जब हमारा क्रेटिनिन 2 to 3 फोल्ड इंक्रीज होगा बेस लाइन से, या GFR हमारा मोर देन 50% डिक्रीज होगा। और स्टेज 3 फेलियर कब कहेंगे, फेलियर जब 3 टाइम मोर देन 3 फोल्ड क्रेटिनिन इंक्रीज होगा, या एक्यूट राइज होगा 44 मिलीमोल पर लीटर, ये GFR 75% से भी ज्यादा डिक्रीज होगा बेस लाइन से। और लॉस कब होगा, लॉस ऑफ किडनी फंक्शन अगर मोर देन 4 वीक्स लॉस होगा तो इसको स्टेज 4 कहेंगे। और स्टेज 5 या एंड स्टेज रीनल डिजीज कहेंगे जब मोर देन 3 मंथ्स किडनी डिजीज होगी, उसको हम लेबल कर देंगे स्टेज रीनल डिजीज। इसमें यूरिन आउटपुट क्राइटेरिया सेम है सबके लिए। जो रिस्क है, अगर यूरिन आउटपुट, ये बड़ा सेंसिटिव क्राइटेरिया है जो हम बेड साइड पे भी कर सकते हैं। अगर हमारी आउटपुट नॉर्मल आउटपुट है 0.5 to 1 ml पर kg पर आवर, अगर 0.5 ml पर kg पर आवर से कम होगी और 6 आवर से ज़्यादा ड्यूरेशन होगा तो ये रिस्क में होगा। इसी तरह 0.5 ml पर kg पर आवर से कम होगी और ड्यूरेशन जो हमारा लो यूरिन आउटपुट का है वो 12 आवर्स को क्रॉस करेगा तो इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। और लेस देन 0.3 ml पर kg पर आवर होगा और ड्यूरेशन हमारा 24 आवर्स होगा या ज़्यादा होगा, या एंजूरिया होगा लास्ट 12 आवर्स है, तो ये फेलियर में होगा पेशेंट। अब आते हैं एकिन की तरफ, एक्यूट किडनी इंजरी नेटवर्क। AKI की डेफिनेशन क्या होगी एकिन एकिन के नज़दीक, वो अभी क्रेटिनिन हमारी या 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा इंक्रीज हो, या परसेंटेज हमारी मोर देन 50% इंक्रीज हो, तो इसको हम कहेंगे AKI। स्टेजेस उसकी, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या होगा कि क्रेटिनिन क्लियरेंस, क्रेटिनिन सीरम क्रेटिनिन 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, या 1.5 टू 2 फोल्ड, ये तकरीबन सेम है, ये भी 1.5 टू 2 फोल्ड है, ये भी 1.5 टू 2 फोल्ड, ये भी 1.5 टू 2 फोल्ड है। तो अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या होगा, ये 2 to 3 फोल्ड है, ये भी 2 to 3 फोल्ड है, ये भी 2 to 3 फोल्ड, 2.9 तक ठीक है। और स्टेज 3 में एटम की स्टेज 3, उसमें क्या होगा, उसमें मोर देन 3 फोल्ड बेस लाइन से क्रेटिन सीरम क्रेटिन इंक्रीज होगी। ये इसमें एक इंटरेस्टिंग उसमें बात ये, या ट्रीटमेंट पे हो रीनल रिप्लेसमेंट का भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेज एंड द टाइम ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट का भी, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है सेम। यूरिन आउटपुट क्राइटेरिया तीनों के लिए सेम है, तीनों क्लासिफिकेशन के लिए। इसमें हम AKI की डेफिनेशन कैसे लेंगे,
अगर हमारे सीरम क्रेटिनिन मोर देन 26 मिलीमोल पर लीटर राइज होगा लेस देन 48 आवर्स, या 1.5 फोल्ड से ज़्यादा इंक्रीज हो बेसलाइन से, तो विद इन 7 डेज, तो हम कहेंगे कि ये पेशेंट AKI है। थैंक यू। जी जहांगीर, थैंक यू, बड़ी डिटेल्ड। काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक था, कोशिश की है हाँ, काफी डिटेल भी आपने इस पे काफी माशाल्लाह की है। और ये जो फिजियोलॉजी वाला टॉपिक है रीनल, ये हमेशा से ही हमारे लिए एक जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सा मुश्किल सा टॉपिक रहा है। तो ये वंडरफुल, आपने बड़ा इसको कवर किया और स्पेशली ये जो स्कोरिंग सिस्टम है उसको एलैबोरेट किया। तो अब किसी का क्वेश्चन हो या कोई कमेंट देना चाहे तो आप अपना जो है वो माइक ऑन कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जी डॉक्टर तनवीर। थैंक यू डॉक्टर आमिर। बस मैं तारीफ ही करूंगा, माशाल्लाह गुड प्रेजेंटेशन, चीजें रिवाइज हो गई हैं, इसमें फर्दर कुछ ऐड करने की तो मेरा ख्याल है नीड नहीं है, बस रूटीन की जो चीजें हैं उसी का रिवीजन है। वेल प्रेजेंटेशन, गुड। जी थैंक यू। किसी और का क्वेश्चन हो तो। सर ये क्लासिफिकेशन पढ़ते तो हैं लेकिन कोई क्लियर बात होती नहीं है कि ये तीनों में क्या डिफरेंस है वैसे। जी जहांगीर। जी क्लासिफिकेशन में इमरान आपका सवाल क्या है? क्वेश्चन हम उसका ये पढ़ते है हैं कि तीनों की जो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है डिफरेंस क्या है? क्लासिफिकेशन। हाँ, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये डिफरेंस तो इनमें कोई नहीं है, जस्ट एक सिस्टम उन्होंने डेवलप किया हुआ है। ये अगर हम इस स्लाइड पे आ जाएं तो इसको अगर आप देख लें, बड़ा इंटरेस्टिंग सी स्लाइड है। शेयर नहीं हो रही, अच्छा खैर। जो बेसिकली जो इनिशियली एक क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो राइफल था। राइफल आप लोगों को पता है। फिर उसके बाद एकन आया, एकन के बाद केडिगो है। तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो इससे हमने बेसिकली, हमारा जो गोल है, गोल ये है कि हमने किडनी इंजरी को या एक्यूट किडनी इंजरी को हमने, या रीनल फेलियर को हमने क्लासिफाई करना है, और हमारी ट्रीटमेंट है, पेशेंट मैनेजमेंट है, वो इसके अकॉर्डिंगली होगी। तो रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी करनी है, डायलिसिस की तरफ कब जाना है, ये सारी चीज़ें इसी क्लासिफिकेशन पे डिपेंडेंट है। तो इसमें नई चीज़ तो कोई नहीं है, एक सिस्टम है, डिवाइस सिस्टम है। तो जी बिल्कुल जहांगीर, असल में ये तो क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सब जो सिस्टम है उन्होंने सेम ही लिए हैं, तो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है। तो बेसिकली जो रीनल फंक्शन है, ये 4 सिस्टम जिसका बड़ा जो है वो कंसर्न है एनेस्थीसिया प्रैक्टिस में, इसमें रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरो का सिस्टम और देन ये रीनल। अगर इन सब को अगर आप देखें तो सबसे हाई रिस्क जो सिस्टम होता है आपका ड्यूरिंग एनेस्थीसिया कंडक्ट, वो रीनल ही है। और जैसे आप वो शेयर कर रहे थे कि 30% जो मेजर सर्जरीज हैं उनमें AKI हो जाता है और जो है ना माइल्ड टू मॉडरेट रिस्क सर्जरी में भी 1 to 4% की इसकी रेशो है। तो इससे हमें आइडिया होता है कि ये कितना जो है वो सेंसिटिव सिस्टम है। तो इसका जो बेस्ट स्ट्रेटेजी टू डील विद रीनल सिस्टम एंड प्रिजर्व इट्स फंक्शन, वो तो प्रिवेंशन ही है कि आप एक्यूट किडनी इंजरी या उसको जो है ना इंजरी से ही प्रिवेंशन करें, अवॉइड करें। के लिए बेहतरीन जो पॉलिसी है वो ये है कि आप फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखें और
प्रेशर जो है उसको मेंटेन रखें, क्योंकि जो लो प्रेशर है ये सबसे ज्यादा लीथल है फॉर रीनल फंक्शन और उसके डैमेज के लिए। तो ये मोटी मोटी जो चीजें हैं। बाकी अर्ली रिकग्नाइजेशन इज अ की टू डील विद रीनल फंक्शन। जितना लेट आप रिकग्नाइज करेंगे उतना इरिवर्सिबल डैमेज की तरफ बढ़ जाएगा पेशेंट। तो अर्ली रिकग्नाइजेशन, प्रिवेंशन इज द बेस्ट। और फिर टू डील विद दिस किडनी इंजरी, ये मेरे ख्याल में नटशेल है इसका। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे हमारे पास कार्डियोथोरैसिक सर्जरी है, वेस्कुलर सर्जरी है, जितनी मेजर सर्जरीज हैं उनमें AKI का अप टू 40%, 30% है। तो जी, हम 30%। अपने ICU में देखते हैं तो यहाँ पे भी तकरीबन हर तीसरा चौथा पेशेंट उसमें जा रहा होता है। किसी की क्रेटिनिन बढ़ रही है, किसी की आउटपुट ड्रॉप हो रही है। तो इतना बर्डन है, मतलब इतना सेंसिटिव सिस्टम है। तो इसकी रिकॉग्निशन है, अर्ली रिकॉग्निशन है प्रॉब्लम की, और उसी तरह उसकी मैनेजमेंट है। इसको वो बल्कि मोर्टेलिटी कहते हैं ना, ये जो यूरिन आउटपुट है इट्स फिफ्थ वाइटल। जी तो जी बिल्कुल। एनेस्थेटिस्ट जो एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग है उसको एज ए फिफ्थ वाइटल ही यूज करना चाहिए। जहां पे हम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं प्रोलॉन्ग सर्जरी लाइक थोरेसिक सर्जरी है, आर्थोपेडिक लंबे केसेस हैं या वास्कुलर सर्जरी है, इस तरह के जितने केसेस हैं, यूरिन आउटपुट जो है ना वो बहुत आपका इम्पोर्टेंट मार्कर है। अगर आप उसको कंसीडर करते हैं और उसको अर्ली देखते रहें तो बहुत सारी चीजें आप जो है वो उसको जो है ना उसको अर्ली डिटेक्ट भी कर सकते हैं। और आपको आइडिया भी हो रहा होता है कि अगर रीनल सिस्टम यानी कि किडनी परफ्यूज हो रहा है, इसका मतलब है बॉडी के बाकी सारे आर्गन परफ्यूज हो रहे हैं। सबसे पहले परफ्यूजन जो है वो किडनी की हैम्पर होगी। इसकी ऑटो रेगुलेशन जो है, सबसे नैरो मार्जिन जो है वो इसका रीनल फंक्शन का ही है। और किसी का क्वेश्चन हो? हम अभी टाइम से ऊपर चले गए। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर यहाँ पे वाइंड अप कर लेते हैं हम। अगर है तो बताएं। जी मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं है और टाइम भी ऊपर हो गया, तो इसको यहाँ पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो एनेस्थीसिया मैनेजमेंट फॉर यूरोजेनिटल सर्जरी पे होगा। वो जहांगीर ने की तो है कमिटमेंट की। यूरोजेनिटल है या पेशेंट विद किडनी डिजीज? जी सर, पेशेंट विद किडनी डिजीज है या यूरोजेनिटल सर्जरी? हाँ, पहले वैसे मेरे ख्याल में बनता तो यही है विद रीनल डिजीजेज वाला। फिर तीसरा टॉपिक कर लेंगे विद फॉर यूरोजेनिटल जी सर, सर्जरी। जैसे आप फोन करें। आज बस 3 कर लेते हैं। नेक्स्ट पे जो है ना जी सर। एनेस्थीसिया मैनेजमेंट विद रीनल सर वो डिजीज। इससे थोड़ा सा रेलिवेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी किडनी इंजरी हमारी रहती है अगली ठीक हो गया। Assalamu alaikum, sir. I have a question. जी जी सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि कुछ जो कॉमन यूज की ड्रग्स हैं जो AKI पेशेंट्स में हमने टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं या जिनकी डोज डिक्रीज करनी है, जो कॉमन ड्रग्स ICU में यूज होती हैं, उनके बारे में अगर कुछ बता दें। और बाकी ये कि कौन से केसेस हैं कि जिनमें हमें AKI में फौरन हम लासिक्स या उसका इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देते हैं, और किस वक्त हमें डोपामिन मतलब को प्रेफर, क्योंकि कुछ जो है नेफ्रोलॉजिस्ट वो कहते हैं कि अब ये डोपामिन का रीनल डोज का कोई रोल नहीं है कि अगर किसी पेशेंट को AKI हो जाता है और हम उसको स्टार्ट करते हैं तो। ये मेरे ख्याल में ये जहांगीर ज्यादा बताएगा बेहतर है। असल में ये नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा ना, इसमें एनेस्थीसिया मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी एंड क्रोनिक रीनल फेलियर, ये जब हम कवर करेंगे तो इसमें ये ड्रग्स वगैरह भी और सारी सिचुएशन और स्ट्रेटेजीज डिटेल से आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल के नेक्स्ट वीक तक ले जाएं इसको, ज्यादा बेहतर रहेगा। हेलो ठीक सर, थैंक यू। जी फकील भाई। हेलो जी जी आ रही है आवाज। अस्सलामुअलैकुम। ये सर बहुत जबरदस्त बटन जिससे मैंने बोल पा रहा हूँ।
तो मुझे जी पहले पता नहीं था। तो ये जबरदस्त टॉपिक था और बहुत ही अच्छा उसने एलेबोरेट किया है, मजा आ गया। हाँ जी तो हाँ लेकिन जी ये है कि ये अगर ये साथ में डायूरेटिक्स का भी हो जाता ना थोड़ा बहुत, या वो अगली दफा करेंगे आप? सर वो अगली दफा हाँ आ हाँ जाएगा मेरा इंशाल्लाह। note करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी देखें ये हमारी प्रेजेंटेशन हम यूजुअली रखते हैं कि आधा घंटे की हो, तो अभी भी जी काफी जी सजेस्टेड टॉपिक था तो उसको घंटे से ज्यादा लग गया, तो जी नेक्स्ट में जी, इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। आ जाएगा। चले सर, जी बहुत सर मेहरबानी सर, इंशाल्लाह बहुत जो मेहरबानी सर, ये शुक्रिया। हमारी ड्रग्स हैं, डायूरेटिक्स हैं, एनेस्थीसिया की ड्रग्स हैं जितनी भी, और जो पेशेंट्स की मैनेजमेंट है उस पर होगी जी जी, इंशाल्लाह। तो जी ठीक है। ठीक है सर ठीक है इसमें जी मैं एक इसके चीज ऐड साथ करना चाहूंगा सर। जी सर। जी 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 बस सर जाते ठीक जाते है, मैंने जो बहुत डिफरेंस पूछा था वो मैं अभी देख रहा था। जो राइफल क्राइटेरिया है सर ये विद इन 7 डेज है और एक्शन जो है ना विद इन 48 आवर्स है। तो जो किडिगो है इन दोनों को कंबाइन कर रहा है क्लासिफिकेशन को, विद इन 48 आवर्स भी दे रहा है और 7 डेज भी दे रहा है। तो जी जी रेफर सही है, बेसिकली फॉर 1 वीक है और एक्शन फॉर 48 आवर्स है सर। यानी कि रेफरल की बेस पे जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो एट 7 डेज करेंगे। विद इन 7 डेज सर जो उसकी आएगा, हम अगर देखेंगे तो विद इन 48 आवर्स जो उनकी क्रिएटिनिन वगैरह जो दिखा रहा है सर वो अगर आएगा तो वो हम सर इसको एक्न कहेंगे। जी जबरदस्त। और ये किडी को ये दोनों चीज, को बता रहा है सर, किडी हाँ को ये दोनों चीज वैसे 48 और मेरी 72 दोनों बता स्लाइड रहा में है। था, टाइम ड्यूरेशन में बेसिकली लेकिन तीनों भूल गया। हैं किडनी जी इंजरी क्लासिफिकेशन है सर। ऐसे ही बिल्कुल ठीक किड्यू हो को गई, अच्छा था। ऊपर वाले दोनों को मर्ज करके किड्यू को बनाया गया। सही तो सही ऐसे ही है। थैंक यू ठीक है इमरान। जी, फिर गुड नाइट। थैंक यू नेक्स्ट सर। वीक ओके इस जी, फर्दर जो ओके, थैंक यू। क्वेश्चन होंगे ना आपकी या सजेशन होंगे उसको आप नोट डाउन कर लें, तो नेक्स्ट पे इंशाल्लाह इसको फर्दर ले लेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। अल्लाह हाफ़िज़। गुड नाइट। अल्लाह